मैं वी ए मधुकर एरावत द माइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा काल। ठीक है। एक बात है, वक्त के एक तमाचे की देरी क्या, वक्त के एक तमाचे की देरी क्या, फिर मेरी फकीरी क्या और तेरी अमीरी क्या। ऐसा ही कुछ हड़प्पा काल पे सूट करता है। एक सोची समझी क्रमिक विकास के बाद सुनियोजित ढंग से एक जो महानगर बसा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा ताम्रपाषाण काल में कि अस्थाई जीवन थी, ग्रामीण बस्तियां बस चुकी थी, सारी कुछ थी। तो ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल और फिर हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वैदिक काल। तो इस सब बीच में आप देखोगे कि ताम्रपाषाण काल जो है उसमें ग्रामीण बस्तियां हैं, गांव बसना शुरू हो गए, लोग आना शुरू हो गए। और जो वैदिक काल में आप देखोगे तो फिर वो कबीलाई समाज आ गया। हाँ, राजतंत्र था, राजा को नियंत्रित करने के लिए सभा थी, समिति थी, वो सारी चीजें थी। लेकिन एक यहाँ पे जो राजतंत्र था, एक महानगर जो कि आज के स्मार्ट सिटी को भी टक्कर दे रहा था, वैसा महानगर जो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अपने बंदरगाह के लिए, अपने स्नानागार के लिए, मतलब कि बहुत ही प्रचलित था। हड़प्पा काल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल तो ऐसा था कि इतनी सुनियोजित ढंग से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी जो आज के मेट्रो सिटी में भी वो तरीका देखा नहीं जाता है। दिल्ली में अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा रोड ही भर जाएगा, लेकिन हड़प्पा काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर नालियां जो बनी हुई थी वो नालियां प्रॉपर ढकी हुई रहती थी। कल्पना कीजिए कि आज से 2500 साल पहले वो किस लेवल का बौद्ध का विकास हो रहा होगा उनका, कि ताम्रपाषाण काल में हमने पढ़ा था कि बाटर सिस्टम था। हड़प्पा काल में हमने पढ़ा, हड़प्पा काल में हम पढ़ेंगे कि इसमें नाप तोल की प्रणाली शुरू हो चुकी थी। एक प्रॉपर मापन का तरीका होता था। लोग 16 के आंकड़े में 16 के 32 ऐसे करके ये पूरा आंकड़ा उनका होता था। कुछ ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, वो पत्थर जिसको इजिली वे में काटा जा सकता है और गर्म करने पे वो एक कठोर धातु बन जाता था। देख रहे हैं वैज्ञानिक विकास। इसके आरंभिक चरण से लेके हम लोग पतन तक के पूरे कालखंड को पढ़ेंगे। जो बात होती है हमारे इस चीज में, इसके स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलेंगे। अभी हमारा एक भांजा है, उसके मित्र से हमारी बात हुई, वो बड़ा सा उदास सा था वो, लेकिन फिर बात करने के बाद चेहरे पे खुशी आई। और उसके लिए एक शायरी है, वो अब इस क्लास को देखते हैं, क्लास से जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे एक शायरी में बात करता हूँ कि निकाल लाया हूं पिंजरे से परिंदा, निकाल लाया हूं पिंजरे से परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। उनको जो डर था इतिहास को लेकर कि इतिहास भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है चीजें, वो जो डर है वो अभी तो क्लास को ज्वाइन किए। अब उनका ये डर खत्म हो जाएगा कि किसी भी सभा में बैठे तो वो इतिहास पे तर्क वितर्क कर सके, एग्जाम के एक भी सारे क्वेश्चन ना छूटे। ये उनका इस लेवल तक हम पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप एकदम बेफिक्र रहो, बिंदास रहो और लगातार क्लासेस को देखो, एग्जाम अटेंड करो, एमसीक्यूज दो। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हड़प्पा काल को 4 चरण में बांटा गया है। एक हड़प्पा से पूर्व का जो चरण था 3500 से 2600 के आसपास में, फिर एक हड़प्पा का प्रारंभिक चरण था,
फिर हड़प्पा के जो मतलब हड़प्पा का जो लाइक पीक का जो सीजन था, लाइक पूरा का पूरा परिपक्व काल जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद पतन का जो काल था, ये सारे कालखंड पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी जीवन शैली, सामाजिक संस्कृति, उनका धार्मिक या अंधविश्वास या जो भी चीजें रही हो, उन पे बारीकी से चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस क्लास के बाद, मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, मेंस के लिए हम आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग शुरू करें, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू में एक चीज जानते हैं कि मेन जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसको क्या हुआ कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे, पुरातात्विद आर्कियोलॉजिस्ट। 1853 में उन्होंने बोला, उनको एक मोहर मिला, और जब वो मोहर उनको मिला तो बहुत दिन सोचे सोचे सोचे, फिर उसके बाद उन्होंने 1921 में जाके बोला, दयाराम सहनी जो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बोला दया दरवाजा तोड़ो। दया दरवाजा तोड़ दिए, और उसके बाद दयाराम सहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए। तो हड़प्पा हर एक पॉइंट इंटरव्यू होगा, कुछ बकवास नहीं होगा। आप जो भी हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया और कब किया। तो 1921 में किसने खोज किया? दया राम सहनी ने। ठीक है, दयाराम सहनी ने, दयाराम सहनी जो थे वो 1921 में इसका खोज किए। और जो 1853 की बात है, अलेक्जेंडर कनिंगम, वो उनको एक मोहर मिला था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दयाराम सहनी हो तो आप बिंदास टिक मार देना। ठीक है, चलिए। तो और इस हड़प्पा काल का नाम हड़प्पा काल क्यों पड़ा? हड़प्पा काल का नाम हड़प्पा काल इसलिए पड़ा क्योंकि आपको पिछले क्लास में हम बताए एक चीज थे कि कृषि का आरंभिक विकास कहां हुआ था। कोई बता सकते हैं कृषि का आरंभिक विकास कहां हुआ था? जो उस जगह का नाम, वहां का नाम है बालूचिस्तान। बालूचिस्तान वाला एरिया है जी, बिल्कुल सही बोले, मेहरगढ़। ठीक है, तो यहां पे प्रारंभिक जो विकास हुआ था कृषि का, जिसमें गेहूं जौ वगैरह मिले थे, तो वहीं पे एक जगह का नाम है हड़प्पा। और प्रारंभिक जो खुदाई हुई हड़प्पा काल की, उस जगह के नाम पे इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा काल पूरा पड़ गया। ठीक है, तो उस जगह का क्या नाम था? हड़प्पा काल। हड़प्पा काल को जो इसका फैलाव था, अगर हम देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में देखें तो ये पता है ना कि दाहिने तरफ ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। एक बार हम क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो मतलब ठीक है, मतलब एक समझाने का एक तरीका है। तो हम बताए कि एक ये सहायक नदी है गोदावरी नदी की, वो इधर से इधर की ओर बहती है। उसमें से एक लड़का उठ के बोलता है
कि सर पानी नीचे नहीं गिर जाएगा क्या? मैंने बोला कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो? बोला सर हम ईएसपी बनेंगे। हम बोलेंगे बहुत अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, आप जरूर बनोगे, गुड लक। तो चलिए, नॉर्थ के साइड अगर हम देखें तो ये था मांडा। नॉर्थ के साइड क्या था? नॉर्थ के जो एरिया था वो क्या था? मांडा। कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। नॉर्थ के साइड में, नॉर्थ का जो इलाका है वो है मांडा। अगर हम साउथ रीजन में बात करें तो साउथ रीजन में कहां तक फैला हुआ था हड़प्पा का? दैमाबाद। दैमाबाद ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। साउथ वाले रीजन में अगर हम देखें तो कहां पे है? दैमाबाद। साउथ वाले रीजन में दैमाबाद, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र। और अगर हम ईस्ट की साइड बात करें तो ईस्ट वाली रीजन में कहां तक फैला हुआ था? ईस्ट वाली रीजन में था आलमगीर। आलमगीर ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और हम अगर वेस्ट वाली रीजन की बात करें तो ये था सुतकांग गेडोर। वेस्ट वाले रीजन में सुत कांगे डोर ये कहां पे है? ये वाला जो रीजन है ना वो बलूचिस्तान और ईरान के पास वाला जो एरिया था वहां के आसपास है। लोग मानते हैं बलूचिस्तान वाला एरिया, और वह ईरान के बहुत पास है। ठीक है। वो वहां पे ये एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पे भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए कि हड़प्पा काल का नाम हड़प्पा काल इसलिए पड़ा क्योंकि ये हड़प्पा क्षेत्र था, वहां पे पहली खुदाई हुई जो 1921 में दयाराम सैनी ने किए। ठीक है। उसके पहले अलेक्जेंडर ने किए जो कि 1853 में था। उनको एक मोहर मिला, उसके बाद भारतीय जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है वो पूछ देता है कि ये बताइए कि हड़प्पा काल का नॉर्थ रीजन में या साउथ रीजन में या ईस्ट या वेस्ट रीजन में इसका फैलाव कहां तक था। ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब एक बहुत ही मजेदार है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बोले कि एक एक चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, जो कि उद्भव ऑलमोस्ट हम आपको शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बता दिए कि उद्भव इसका कैसे हुआ। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, इसकी राजनीतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और ये विज्ञान और कला में कितने निपुण थे, कैसे कुछ कुछ धातुओं का ये उपयोग करते थे। जैसे ताम्रपाषाण काल में देखा है, बताया कि तांबा जो है, कॉपर यानी उतना मजबूत धातु नहीं था, उन्होंने तांबा में टीन मिला के क्या बनाया था? कॉपर प्लस टीन मिला के बनाया था ब्रॉन्ज यानी कांसा, और ये कांस्य युगीन सभ्यता का विकास हुआ। एक इतिहासकार हुए रामशरण शर्मा, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ धातुओं के प्रयोग में जिसमें निकेल का इस्तेमाल होता था, वो निकेल झारखंड के हजारीबाग जिले से और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से वहां से भी मंगवाते थे, और उनका उपयोग धातुओं के अलग अलग निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। तो इन लोग कॉपर प्लस तांबा बनाने की जो टेक्निक थी इनकी, ये उनके विज्ञान और कला को दर्शाता है कि वो कितने क्रिएटिव माइंडसेट के थे। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका नगरीकरण। ये वही नगरीकरण है जहां पे ये नगरीकरण की वही प्रक्रिया है जहां पे अपने ये ग्रेट बाथ
ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदाड़ो, ग्रेट बाथ एक प्रमुख बंदरगाह, स्नानागार, स्नानागार, नालियां ढकी हुई, पूरा साफ सफाई का एकदम क्लीन ध्यान रखना, एक बहुत ही बड़ा शहर और एकदम हर चीज व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से था। ठीक है, जो कि आज के स्मार्ट सिटी को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। खैर यहाँ का स्मार्ट सिटी तो उसके टक्कर का था भी नहीं, और आज के स्मार्ट सिटी वो आज से 2500 साल पहले का स्मार्ट सिटी था वो। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रेट बाथ स्नानागार, कृषि और व्यापार का नापतोल, नापतोल की जो प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो चुकी है, नापतोल की प्रणाली शुरू हो गई है। और प्रमुख अगर तौर पे देखा जाए तो यहां पे कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जिनसे विदेशी व्यापार भी होते थे। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार कैसे होते थे। उस समय की जो समकालीन जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सारे वहां से इनका व्यापार चलता था बंदरगाह और मैदान के थ्रू। ठीक है, मैदानी इलाके जो पंजाब से होते हुए निकलती है, जम्मू कश्मीर से, वो मैदानी इलाका से इनका व्यापार कैसे चलता था। इनका स्वरूप बताएंगे कि इनका नगरीकरण जो स्वरूप था वो किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा परिपक्व था, जो कि वैसा नगरीकरण स्वरूप हमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, जो उसके कई हजार साल के बाद आए, उस कालखंड में भी नहीं था वो, है ना। वो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगर प्राचीन इतिहास से पूछ रहा है तो प्राचीन इतिहास में जनरली ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से तो आना तय होता है। तो यहां से आपसे क्या पूछ लेगा जनरली कि हड़प्पा काल का खुदाई किसने किया था, तो दयाराम सैनी। हम आपको भी ऐसा पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे कि जैसे इनके जो कुछ कुछ स्पेशल क्षेत्र है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, चनहुदड़ो है, ये सारे क्षेत्र हैं, इनकी खोज किसने की और यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे कौन किसकी चीजों के साक्ष्य मिले हैं। तो जनरली कुछ पार्ट है जो कि वन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान से सुनना। कुछ जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो हड़प्पा काल के प्रमुख क्षेत्र हैं वो किस कालखंड से हैं, वो किस नदी के किनारे बसे हैं और उनकी खोज किसने की और कब की। ठीक है, प्रमुख स्थान किस नदी के किनारे बसे हैं और उनका वहां पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और इनको कब खोजा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप मेंस दोगे तो फिर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता आज के तात्कालीन जो नगर हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, उसके तुलना में आप कैसे देखते हैं, इन चीजों पे वो मेंस में सवाल पूछेंगे। लेकिन वन डे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके 3-4 चीज पहलू ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इंटरव्यू वगैरह में सवाल जवाब किया जाए तो हम जितने क्लास में ले रहे हैं वो आपको हड़प्पा काल से रिलेटेड जवाब देने के लिए भरपूर है। ठीक है, तो इसके स्वरूप को हम देखेंगे, फिर इसके पतन के क्या कारण थे। इसके पतन के जनरली इतिहासकार ये मानते हैं कि जैसे अभी आपको एक प्रेजेंट में जो चीजें हैं, जो घटना घटती है, अगर हम देखिए इतिहास पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा सरल सा नियम है। ठीक है, जो वो जिनसे बोले हम क्लास का स्टार्ट में उनसे हमारी बात हुई, तो उनको भी और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इतिहास जो है वो याद ही नहीं रहता, वो बहुत तनाव में रहते हैं कि हम सारे डेट्स भूल जाते हैं, स्थान का नाम भूल जाते हैं। तो क्या है ना कि कभी किसी, जैसे आप हड़प्पा काल को पढ़ रहे हो, हड़प्पा काल हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा क्या खास है हड़प्पा काल में। तो हड़प्पा काल में हम ये पढ़ रहे हैं कि हजारों साल पहले इतना डेवलप सिटी कोई कैसे हो सकता है, इतनी व्यवस्थित ढंग से इतना प्लान्ड सिटी कोई कैसे बना सकता है, आज से 2500 साल पहले की बात। तो करंट में हम जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देते हैं उससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले तो दिमाग में लगे कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं और उसको फिर प्रेजेंट से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
प्रेजेंट से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए, और उसके जो कुछ डेट्स वगैरह है जो आप कभी कभार भूल जाते हैं, उसको लिख के कहीं साइड में चिपका दी, आते जाते बैठते आप उस चीज को देख लिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी या कुछ ऐसे रास्ते होंगे या कुछ ऐसी कहानियां होंगी जिनको बैठ के आपको याद नहीं करना पड़ा होगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से करोल बाग जाने के लिए कौन सा रास्ता है, और यहाँ से मतलब सीपी साथ में जाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये आपको याद नहीं करना पड़ता होगा। हाँ पता है कि इस मेट्रो में गए, इस मेट्रो में चढ़े, और फिर वहां से येलो लाइन पकड़े और उतर गए, क्योंकि आप इतना बार जा चुके हो, उसको आपको बुक के बार बार बुक देख के जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। किसी चीज को स्टोरी की तरह याद रखिए। ठीक है, तो पतन के जो कारण है, तो इसको पतन के, जैसे हम बोले कि इसको करंट से कैसे जोड़ेंगे, तो बिहार आप जो जब पढ़ते होगे तो आप एक चीज जानते होगे कि बिहार की किस नदी को शोक नदी बोलते हैं, उसको सोरो रिवर बोलते हैं। किस नदी को बोलते हैं? बिल्कुल सही, कोसी नदी। कोसी नदी क्यों बोलते हैं भाई कोसी नदी को? तो कोसी नदी क्या है कि आज इधर बह रही है, कुछ साल बाद इधर बहने लगेगी। अब इधर जब बह रही थी और इधर जब नगरों का विकास हुआ था, तो इस साल इधर बहने लगी थी, ये सारे क्या हो गए? बह गए। और कोसी नदी अपने साथ बहुत सारे गाद लाती है, यानी कचड़ा लाती है, बहुत सारे कीचड़ लाती है वो। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो गया, इधर जो है, इधर ये जितना इधर निर्माण हुआ था, जितना भी विकास हुआ था, वो क्या होगा, बाढ़ में खत्म हो जाएगा। ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसके इतिहासकारों का मानना है कि कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हुई जिनके वजह से हड़प्पा एक खिलता, मतलब फलता फूलता एक बहुत बड़ा साम्राज्य का पतन हो गया। बात तो सही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका योगदान है। ठीक है, हड़प्पा काल सब सही था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वहां के साफ सफाई क्लीनिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था। पूरा हर चीज है कि अगर जैसे आज के टाइम में हम लोग नहाने के बाद ही पूजा करने जाते हैं, तो उस ग्रेट बात के पहले वो जगह था जहां पे, एक जगह था जहां पे चेंजिंग रूम था। आप कपड़ा चेंज किए, नहाए, और फिर उसके बाद आप उन चीजों के लिए, पूजा पाठ के लिए गए। यहां तक कि हरियाणा में अग्नि कुंड के जो साक्ष्य मिले हैं, बहुत बड़ा अग्नि कुंड, यानी कि उन परंपराओं पे ध्यान, उनका ध्यान जाता होगा। तो योगदान क्या हुआ कि उस समय जो उनका योगदान था, ये अभी प्रेजेंट में इन क्या असर पड़ा है प्रेजेंट में। तो बहुत बार ऐसा है कि आप हिस्ट्री को प्रेजेंट से जोड़ के देखा कीजिए। ठीक है, अब फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इनके समकालीन जो सभ्यता थी, कि इनके समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन ये थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी आपको हम बताएंगे कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि क्या है कि लोगों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। किसकी देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। लेकिन इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। इसको हम थोड़ा देर बाद बताते हैं। ठीक है, इसको बताएंगे कि उसके समकालीन जो सभ्यता थे, उनका उनका विकास में कुछ लोग जो मानते हैं कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। फिर कुछ लोग, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये आर्य संस्कृति की देन है, आर्यों ने हड़प्पा काल को बसाया है। तो कुछ इतिहासकार पक्ष में तर्क देते हैं और कुछ विपक्ष में तर्क देते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें इसको। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उद्भव से। ठीक है, कि उसका उद्भव कैसा था।
तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो कृषि, नदी घाटियां, तकनीकी विकास और व्यापार। व्यापार कहां से? वही मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से, वहां के लोगों से व्यापार अच्छा खासा चलता था। यह संयोजन से हुआ। यह एक विकसित और उन्नत नगरीय सभ्यता थी। ताम्रपाषाण काल में वो ग्रामीण था। ठीक है, ताम्रपाषाण में हम लोग क्या पढ़े थे? वो ग्रामीण था। और नगरीय सभ्यता में ये नगरीय सभ्यता आके पहली बार जो वो हड़प्पा काल में हुआ। हम लोग क्लास में 1.5 करोड़ साल पहले होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस की यात्रा शुरू किए, तो अब पहली बार जो है वो नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसने आगे आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी। आगे आने वाली सभ्यताओं का अभी जो कुछ चीजें प्लान्ड वे में है कि ये है कि अगर वो बन रहा है तो भाई इधर से भी नालियां आई और इधर गई, इधर के बहाव है, तो यहां एक हॉल पिट होगा जिसमें कि ये 90 डिग्री में मिलेगा। ये उन्हें पता था कि यहां पे क्लीनिंग के लिए रखेंगे ताकि चीजें फंसे ना, और अगर सफाई करनी हो, अगर चीजें सफाई करनी हो तो एक जगह पता होगा कि सारी चीजें यही होंगे। तो सुनियोजित ढंग से और सारी जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, जो आज भी हम लोग देखते हैं। नाली बना, उस पर ढक दिया। किसी किसी क्षेत्र में नहीं होता है, वहां के वजह से, वहां के जनप्रतिनिधि के वजह से, बात अलग है। तो मेसोपोटामिया के स्थपति, इनका जो पक्ष में तर्क है, अभी हम बता रहे थे कि इसके पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है। तो मेसोपोटामिया के जो पक्ष में जो तर्क है वो ये बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है, अन्नागार जो है मेसोपोटामिया जो कहां पे मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वो इससे मेल खाता है। किससे? मेसोपोटामिया से, मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार है उस वहां मेसोपोटामिया के जो अन्नागार, अन्नागार मीन्स अभी अभी किसी किसी गांव में जाओगे, किसी क्षेत्र में अभी भी दिखता है कि मिट्टी का या पुमाल का बंधा हुआ ऐसा जगह जहां पे फसल को सुरक्षित रखते थे या बीजों को सुरक्षित रखते थे, वैसा जगह। ठीक है, तो उसको दोनों जगह जो दोनों सभ्यताओं का मेल खाता है, इसलिए बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वो मेसोपोटामिया का देन है। दूसरा है कि बलूचिस्तान प्रांत में जो चौघड है, जो बलूचिस्तान प्रांत में जो जिगुरेट है, जिगुरेट मीन्स चबूतरा। तो बलूचिस्तान प्रांत में जो जिगुरेट है वो यहाँ के मेसोपोटामिया के सभ्यता से मेल खाता है। इसीलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अब विपक्ष में जो तर्क है वो ये है कि यहाँ के जो सभ्यता थी ना वो अव्यवस्थित था, जैसे तैसे बसा हुआ शहर था। एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में था कि एकदम सुनियोजित तरीके से सारी बिल्डिंगें बनी हुई थी। यहाँ पे इधर से बगल में नाली गया है तो नाली ही गया है, सब कुछ एकदम सुनियोजित ढंग से ही होती थी। तो ये मान के चलते हैं कि इनके जो इतिहासकार जिन्होंने पक्ष में तर्क दिया था उनका शुरुआत में ये कहना था कि विचारों का क्या है, विचारें तो स्वतंत्र होती है, वो कहीं भी आती जाती है।
लेकिन विपक्ष में तर्क ये दिया कि वहां के जो ऐसा एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें था कि किसी ने शायद क्लिप डाला था बहुत पहले, यहाँ जो बैग मिलता है पान गुटखा मसाला वाला, वो दुबई में कोई ऐसे लेके घूम रहा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ की जो कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है वो दुबई में सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ अगर एक आध चीज मेल खा गया, क्योंकि समकालीन सभ्यता व्यापार भी हो रही थी, तो एक आध चीज अगर मेल खा गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी देन है। ठीक है। दूसरा एक चीज बहुत अच्छा था कि पक्ष में विपक्ष में तर्क ये होता था, मैंने पक्ष का तर्क तो दे दिया, विपक्ष का एक तर्क होता था कि मेसोपोटामिया का जो लिपि था वो ऐसे 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 डॉट्स में ज्यादातर थे, और इनका जो इनका जो है हड़प्पा का जो लिपि था वो पता है कैसे था, वो ऐसे चित्रनुमा लिपि था। कैसा था? चित्रनुमा लिपि। उनके डॉट्स वाली लिपि थे, जिनको भी पढ़ा तो दोनों को नहीं जा सका, लेकिन इसके चित्रनुमा लिपि थे और उसके बिंदुनुमा या डॉट्स वाले लिपि उनके थे। ठीक है। अब जो है आर्य उत्पत्ति का मत देते हैं। मेसोपोटामिया का तो दे दिया कि पक्ष, इसके इतिहासकार मानते हैं कि या तो हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ वो या तो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है या तो आर्यों की देन है। दोनों में हर इतिहासकार का ग्रुप बटा, पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरह से तर्क दिया गया। तो मेसोपोटामिया वाला तो हो गया, और उसके बाद आर्य उत्पत्ति का मत है। पक्ष में तर्क ये देते हैं, पक्ष मतलब दोनों सेम है। ठीक है। और ये है कि भाई सेम नहीं है, यानी ये डिफरेंट है, सेम नहीं है भाई। ठीक है ना। तो पक्ष में तर्क क्या देते हैं? पक्ष में ये देते हैं कि जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है। सप्त सैंधव जो क्षेत्र है, सप्त सैंधव क्षेत्र मीन्स सिंधु और 7 नदियों का जो संगम है सप्त सैंधव, वहां पे हड़प्पा काल का भी विकास हुआ और उसी क्षेत्र में आर्यों का आगमन भी हुआ। आर्य का आगमन उसी क्षेत्र में माना जाता है। तो इससे ये इतिहासकार मान लिए कि सप्त सैंधव की वजह से आर्य जो है, आर्य भी वहीं से और हड़प्पा काल का उदय भी यहीं से, तो आर्यों ने ही हड़प्पा काल का उदय किया। ठीक है। फिर दूसरा बात ये मानते हैं कि भाई यहां पे जो है ये जो आर्य थे वो बहुत घोड़े का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। ठीक है। रामानंद सागर की मूवी जो देखे हो आप लोग, रामानंद सागर के जो रामायण महाभारत जो आता था, आर्य कुछ वैसे ही थे। इतिहासकारों ने जैसा जिक्र किया है वैसे ही कुछ उस तरह का चाल ढाल और वेशभूषा और साजो सज्जा कुछ वैसे ही होता था। क्या था कि आर्य भी घोड़े का इस्तेमाल बहुत करते थे और हड़प्पा काल में भी घोड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो ऐसा लोग मान लेते हैं कि हाँ वो आर्यों का प्रारंभिक विकास था। ये पक्ष में कि हाँ भाई दोनों भाई भाई, अपन दोनों भाई भाई हैं। और बोला नहीं, अपन भाई भाई नहीं है। क्यों नहीं है? अपन भाई भाई नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ये बोला कि हड़प्पा काल में कृषि अपने चरम अवस्था पे था। कृषि एक मुख्य आधार था। यहाँ पे गेहूं, जौ, ये सारी फसल जो है इनकी मुख्य थी। यहाँ पे जौ, कपास, ये सारी चीजें, जौ, कपास, ये सारा कुछ प्रमुख था यहाँ पे। लेकिन जब आप ऋग वैदिक काल पढ़ोगे, वैदिक काल का 2 खंड, जब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल जब पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि ऋग वैदिक काल में
पशुपालन मुख्य हो गया। कृषि बहुत मतलब कुछ बुक्स में ऐसे मिलते हैं कि सिर्फ जौ की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? सिर्फ जौ की खेती होती थी। और पशुपालन मुख्य हो गया। आर्यों का क्या है? आर्यों का जो है वो पशुपालन मुख्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए इतिहासकार बोले कि नहीं नहीं, अपन दोनों भाई भाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये भी मानते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे लिपि क्या है? यहां पे लिपि था। और यहां पे आर्यों के पास में क्या था कि लिपि का अभाव मिलता है। लिपि का क्या है? अभाव मिलता है। तो इसलिए जो दो गुट बने, वो एक ने पक्ष और विपक्ष में अपना अपना तर्क रखा। ठीक है, एग्जाम में जैसे सवाल पूछे कि पक्ष में तर्क दीजिए तो आप ये देना, और विपक्ष में तर्क दे तो ये देना। मेसोपोटामिया और आर्य दोनों का डिस्कशन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक विशेषताएं। केंद्रीकृत प्रशासन की संभावना, राजा भी होता था, कर भी लगाया जाता था, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके सुनियोजित तरीके से चल रहा था। तो केंद्रीकृत प्रशासन की संभावना थी। आप ये चीज ये आगे वैदिक काल में देखा गया, जहां पे बलि नाम का कर लगाया जाता था। बलि मतलब वो बलि नहीं, बलि टैक्स का नाम ही था बलि, जैसे भी इनकम टैक्स है वो बलि था। ठीक है, सुव्यवस्थित नगर प्रशासन, शासक वर्ग का अस्तित्व। ठीक है, राजतंत्र के स्पष्ट प्रमाण का अभाव है। ठीक है, राजतंत्र का के स्पष्ट प्रमाण का अभाव मिलता है। धर्म आधारित शासन की संभावना, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि समाधान जो है वो परंपरा कंटिन्यू था वहां पे। समान नगर नियोजन, ठीक है, पूरा प्लान्ड सिटी जैसा भी देखते हैं आप, वो सारा कुछ उसमें था। मानकीकृत मापतोल प्रणाली, अब वस्तु विनिमय प्रणाली ताम्रपाषाण काल तक ही पढ़ा आपने। अब क्या है? एक है जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ये एक प्रमुख पैमाना था। ठीक है, सारे चीज एकदम व्यवस्थित ढंग से चल रही थी। तो प्रशासनिक नियंत्रण के भी संकेत मिलते हैं और किलाबंदी भी मिलता है। यहां पे हड़प्पा काल में दो तरह के क्षेत्र होते थे। दो तरह के क्षेत्र कौन होते थे? एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट, पूरब और पश्चिम। ठीक है, पूरब में इसको थोड़ा पूरब में कौन लोग रहते थे? आम जनता। पूरब में कौन लोग रहते थे? आम जनता, कृषक समुदाय, लोहार, कुम्हार, नॉर्मल जो है आम जनता है, वो किधर रहते थे? इधर। और इधर कौन रहेंगे? राज परिवार वाले। राज परिवार वाले रहेंगे, इलाइट कैटेगरी के लोग। ठीक है, ये किस तरह रहते थे? पश्चिम भाग में, वेस्ट साइड में राज परिवार के लोग रहते थे। इसमें राजा के परिवारजन, उनके सगे संबंधी, ये किधर रहते थे? वेस्ट एरिया में। ठीक है, दो तरह की किलाबंदी होती थी। किसी किसी क्षेत्र में 3 तरह की किलाबंदी देखी गई है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे उस पर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं क्या थी? वर्ग विभाजन तो हो चुका था, जैसे हम बताएं कि 2 तरह की किलेबंदी थी, तो वो हड़प्पा 2 तरह के तो वर्ग विभाजन में हो गया। शहरी समाज था, अर्बन सोसाइटी तो था, अर्बन सोसाइटी ही था दोनों। ठीक है, लेकिन वो डिवीजन था, सोसाइटीज में डिवीजन थे। परिवार आधारित जीवन था, लोग स्त्री पुरुष समानता के संकेत मिलते हैं। हम लोग तो ताम्रपाषाण काल से ही पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट पूरा पाषाण काल से, कि मातृ देवी की प्रधानता मिलती है। तो अभी भी आप सिर्फ यहां तक नहीं पढ़ोगे, आगे जब वैदिक काल भी पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि हाँ, जब सभाएं होती थी
जब सभा बैठती थी, लोग बैठते थे, राजा उनसे विचार विमर्श जब करता था, तो उसमें स्त्रियों की भी प्रधानता थी। वो सभा में स्त्री भी सम्मिलित होते थे, कोई चेंजेस नहीं होते थे। ये पेट्रियार्की सोसाइटी, ये बाहरी आक्रमण जब होना शुरू हुए तो उनकी वजह से वो सारी चीजें चेंज हो गई। यहाँ की जो ओरिजिनल चीजें थी वो खत्म होने लगी, वरना इक्वालिटी हमेशा से वो चलता रहता। हाँ, एक चीज तो है, ये इतिहासकार कितना भी चाहे किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन इन्होंने सबने लगभग एक्सेप्ट किया कि मेट्रियार्की सोसाइटी ही चल रहा था, जो कि वैदिक काल तक वो था। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो आगे के बारे में बताएंगे। आभूषणों का प्रचलन था। आभूषणों का प्रचलन था मतलब वो लोग प्रॉपर कान के सोने की कनबाली और पूरा साजो सज्जा जी उनका था। यहां तक कि वो हड़प्पा काल की खुदाई में लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। हम जब क्लास ले रहे थे तो उसमें से एक बार बोल रहे थे कि सोने की कनबाली मिला, तो एक लड़के को हमेशा कहने का आदत था कि सर बंटवा दीजिए। तो फिर एक बार बोला कि यहाँ पे ये खनिज पदार्थ मिला जो कि बहुमूल्य था, सर बंटवा दीजिए। तो जब मैंने बोला कि सर मतलब मैंने बोला कि हड़प्पा काल की खुदाई के दौरान लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, लिपस्टिक भी मिला है, उसने गलती फ्लो फ्लो में बोल दिया सर बंटवा दीजिए। पूरे क्लास उसका मजे लिया, मैंने भी मजे लिए लिपस्टिक को लेकर। सादा वेशभूषा, कपास के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के लोग बड़े मस्त थे, एकदम धोती कुर्ता पैजामा साड़ी, मतलब ऐसा यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र जैसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो जैसा है, उस हिसाब से लोग इतने, मतलब यार कोई अगर अदर स्टेट में हजारों साल पहले ये पता हो कि वहां से निकली हुई धातु को यहाँ मिलाएंगे तो ये धातु का निर्माण होगा, इतना बौद्धता, उन्हें पता था कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हमारा परिधान कैसा होना चाहिए, ये उन्हें बहुत अच्छे से पता था। उनका कपास के जो वस्त्र थे उनका उपयोग वो भरपूर करते थे। ठीक है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान था। मनोरंजन के साधन खेल और नृत्य, अभी हमको आपको एक बता देंगे कि यह वहां पे प्रॉपर स्टेडियम भी मिले हैं, और वो यही है। इसी हड़प्पा काल के खुदाई के दौरान एक ऐसा प्रमुख शहर है जहां पे प्रॉपर बना हुआ स्टेडियम भी है, वो हम आगे बताएंगे कि वो शहर कौन सा है। ठीक है, और सवाल भी ऐसे ही पूछेंगे आपसे। धर्म में मातृ देवी की पूजा संगठित जीवन शैली था। ठीक है, संगठित जीवन शैली हो गया जो वैदिक काल में कबीलाई समाज में परिवर्तित हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन मुख्य था, कृषि था, पशुपालन भी था, देखें पूरा। लेकिन आप जब इसके हड़प्पा काल के बाद जब आप वैदिक काल पढ़ोगे तो उसमें भी पशुपालन मुख्य हो गया है। तो एक चीज ध्यान रखना कि हड़प्पा काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गेहूं, जौ, चावल और कपास, किसी किसी क्षेत्र में तिल भी मिलता है। ठीक है, सिंचाई और नदी का महत्व, सिंचाई पे ही, जब कृषि प्रधान देश है तो सिंचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के कारण उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल उपलब्ध था, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था ये। ठीक है, इसलिए इसको, एक बात बताइए, पिछले जब लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे थे तो नवपाषाण काल का एक स्थल था जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी, कोई बता सकते हैं वो कौन सा नदी था? बताइए, बताइएगा। ठीक है, सहायक नदी था सिंधु नदी का, हम लोग नवपाषाण काल में पढ़ चुके हैं। चलिए, पशुपालन, पशुपालन था लेकिन कृषि प्रधान था। इसमें लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु पालते थे जो भोजन और कृषि कार्य दोनों में उपयोगी थे। ठीक है, पशुपालन की अगर हम बात करें तो गाय, बैल, भेड़, बकरी वगैरह सारे थे, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में गाय जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। गाय और घोड़े वो दो इंपॉर्टेंट हो गए थे।
लेकिन इसमें हड़प्पा काल में गाय बैल भेड़ बकरी सारे इंपॉर्टेंट थे। उद्योग और शिल्प की अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन, मनके और आभूषण, धातु के औजार आदि बनाए जाते थे, विशेषकर चंदहुद्रों में जैसे स्थान पे। कहाँ बनाए जाते थे? चंदहुद्रों में। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक उसका अलग ही पीडीएफ है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस शहर से कौन से साक्ष्य मिले, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। धातु का उपयोग में तांबा और कांसा। धातु के उपयोग में क्या था? तांबा और कांसे का भरपूर उपयोग होता था। तांबा में टीन मिला के कांसा बनाया जाता था, ठीक है। तो व्यापक उपयोग होता था जिसमें औजार हथियार बनते थे। व्यापार में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भाई दोनों होता था, ठीक है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र होता ही था, और इंटरनेशनल मेसोपोटामिया से लगातार व्यापार जारी था। व्यापार के प्रमाण मिलते हैं खास करके लोथल जैसे, ये गुजरात वाले एरिया में जो है, गुजरात में लोथल में वहां बहुत ही बड़ा एक बंदरगाह है। तो कभी कभी घूमा कीजिए ऐसे क्षेत्र में, जाया कीजिए, बहुत ही मजेदार जगह है लोथल। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं क्या थी? मातृ देवी की उपासना अभी भी चल रही थी। उर्वरता से जुड़ी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है जिससे उनके पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कुछ एक ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें योनि से, यानी कि वेजाना से, योनि से निकला हुआ एक ऐसा मूर्ति मिला है, यानी कि उसको उस सभ्यता के लोग उर्वरक की देवी मानते थे, ठीक है। उर्वरक की देवी यानी कि वो उसको धरती माँ का रूप माना जाता था। उन्हें लगता था कि यही माँ है जो सब कुछ देती है हमें, तो उर्वरक की देवी मानते थे, इसलिए वैसे मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं। पशुपति देवता की उपासना। पशुपति देवता की उपासना, एक सिंह वाला हिरन और नटराज की मूर्ति, ये सारे साक्ष्य हड़प्पा काल के खुदाई के दौरान मिले हैं, ठीक है। एक मुहर में योग मुद्रा में बैठे देवता पशुपतिनाथ यानी बाबा भोले, ठीक है, चित्र मिला है जिसमें प्रारंभिक लॉर्ड शिवा के रूप माना जाता है। इसका प्रारंभिक लॉर्ड शिवा का रूप माना जाता है। वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा में देखिए इन्वायरमेंट पे उन लोग, इन्वायरमेंट पे, क्लीननेस पे और हाइजीन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। उसमें है कि पीपल जैसे वृक्षों की पूजा के संकेत मिलते हैं जो प्राकृतिक पूजा को भी मिलता है। प्राकृतिक पूजा पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, जो हम लोग तो पढ़ेंगे आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री में। वो कौन सा आंदोलन था? वो चिपको आंदोलन। तो प्रकृति पूजा लगातार चली आ रही है, और प्रकृति पूजा को अभी तक अगर किसी ने अपनी परंपरा, अपनी अपना जीवन शैली, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना है, तो वो सच में वो आदिवासी समुदाय ही है अभी के समय, बाकी ऐसा कोई नहीं है। पशु पूजा में बैल, सांड, हाथी आदि पशुओं के धार्मिक दृष्टि से महत्व दिया जाता था। हमारा लोगो भी तो है एरावत, ठीक है, एरावत द माइटी। माइटी मीन्स ताकतवर, ठीक है। तो हाथी तो है इंद्र के सवारी, वो क्या है? ऑलमाइटी। और ये क्या है? माइटी। तो ऑलमाइटी के आशीर्वाद से आप माइटी बनोगे। चलिए अग्नि पूजा की भी साक्ष्य मिले। कुछ ऐसे स्थान जैसे कि कालीबंगा में अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। स्नान का धार्मिक महत्व, मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बात में शुद्धिकरण का महत्व स्पष्ट होता है। अभी आपको बताया कि जो ग्रेट बात है उसका इस्तेमाल किसके लिए होता था? शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मूर्ति पूजा, छोटी छोटी मूर्तियों और प्रतीकों की पूजा की जाती थी। ताबीज और जादू टोना
लोग ताबीज का उपयोग करते थे जिससे कि अंधविश्वास और जादू टोना का संकेत मिलता है। जादू टोना का अंधविश्वास का संकेत तो हमें पहले से ही मिलना शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के विज्ञान और कला के बारे में अगर हम बात करें तो नगर नियोजन जो इसका था उसमें नंबर 1 आता है। इसे प्लान सिटी जो था, सुनियोजित ग्रिड पद्धति जो बताए थे कि नलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, वो यहाँ पे हॉलपिट बना होता था। सुनियोजित ग्रिड पद्धति चौड़ी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे मोहनजोदारो में स्पष्ट दिखाई देता है। जल निकासी प्रणाली उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें ढकी हुई नालियां और घर घर से जुड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, अगर हम वास्तुकला की बात करें तो लोग पहले कच्चे ईंटें में ही बनाते थे, लेकिन अब इनका बहुत ही इस लेवल का विकास हो चुका था कि वो धूप में ईंटें पकाते थे, फिर बाद में वो मतलब ईंटों को पकाने का अलग अलग विधि खोज निकाले। ठीक है, तो ये पक्की ईंटों के मकान, बहुमंजिला भवन और मजबूत निर्माण तकनीक का उपयोग होता था। मापतोल की वैज्ञानिक प्रणाली, मानकीकृत और मेजर्स का उपयोग, व्यापार और निर्माण की सटीकता का भी प्रमाण उसमें मिलता है। उनके मापन जो था वो 16 के आंकड़े में था। उन लोग सिर्फ एक ही टेबल याद किया था, 16 का। ठीक है, धातु विज्ञान, धातु और विज्ञान की बात करें तो तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग औजार, आभूषण और वस्तुएं बनाने में दक्षता थी। मुहर कला में स्टेलाइट ये वही पत्थर है जिसको जो आराम से चाकू से काटा जा सकता था, और जब इसको गर्म किया जाता था तो एक कठोर धातु बन जाता था और लोग उसी का स्टाम्प बनाते थे। ठीक है, और मोहरों पर पशु आकृतियां और लिपि उच्च स्तर की कला का प्रतीकात्मक था। मूर्ति कला में अगर हम बात करें तो कांसे की डांसिंग गर्ल और पत्थर की मूर्तियां कला और कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। ठीक है, मिट्टी कला में अगर हम बात करें तो सुंदर डिजाइन के चित्रों वाली मिट्टी के बर्तन, रंगीन और ताम्रपाषाण में हम लोग क्या पढ़े थे, ब्लैक ऑन रेड, वो ताम्रपाषाण काल में। अब तो और भी, जैसे आप पढ़ोगे कि राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में बहुत ही पॉलिशदार बर्तन, जो टेराकोटा है, मिट्टी के बर्तन, वो बनने शुरू हो गए थे। उन पे अलग अलग तरह की डिजाइनिंग शुरू हो गई थी, ये काफी विकसित हो चुका था। आभूषण में सोना, चांदी, मनके से बने आभूषण, विशेषकर चंदूडों में उत्तम शिल्प। लेखन कला, हड़प्पा लिपि विकसित थी लेकिन अभी तक पूरी पढ़ी नहीं जा सकी थी। देखिए, ये कुछ ऐसा सिस्टम वहां का था। ठीक है, प्रॉपर एकदम एक लाइन में सारे के सारी चीजें हैं। ठीक है, नालियां भी पूरी एकदम सारी के सारी ढकी हुई नालियां हैं। पूरा प्लान सिटी होता था कि कुआं कहाँ रहेगा, ग्रेट बाथ कैसे रहेगा, दुर्ग किधर होगा, किला किधर, मतलब किस हिसाब से बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे नालियों से जितने भी कचड़े आते थे वो किधर बहेंगे, वो सारी चीजें पूरी की पूरी उसमें व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना विशेषता जो है वो ग्रिड प्रणाली थी और दुर्ग का निचला नगर था। ये सारा कुछ तो हम आपको बता दिए। ये इंट्रोडक्शन में तो बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो था वो ब्रोंज एज का था, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। हाँ, चलिए, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के सबसे बड़े कारण थे वो जलवायु में परिवर्तन जब हुआ, क्लाइमेट चेंज जब हुआ, तो धीरे धीरे सूखा, बाढ़, सूखा बढ़ा और
नदियां अपना रास्ता मोड़ना शुरू की और धीरे धीरे इसके वजह से उनके व्यापार भी जो होते थे वो मार्ग अवरुद्ध हुए। और साथ ही इस क्रम में देखा गया कि वहां पे सूखे का सामना करने की वजह से लोग शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन करना शुरू किए। जैसे अभी आपने देखा था कि कोरोना जब आया था तो कोरोना काल में क्या हुआ था कि लोग, बहुत सारे लोग जो थे वो शहरों में जो अपना जॉब कर रहे थे वो वहां से छोड़ के और ग्रामीण क्षेत्र की ओर पलायन करना शुरू कर चुके थे। तो ऐसा ही उस कालखंड में कुछ हुआ था जिससे कि लोग, जब कृषि प्रभाव पड़ा, व्यापार पड़ा, तो अपने ग्राम गांव की ओर लौटना शुरू कर दिए थे। नदियों का मार्ग बदलना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य रीजन था, जिसमें सिंधु और विशेषकर घग्गर हकरा, संभवतः जिसको सरस्वती नदी बोलते हैं, का सूखना या दिशा बदलना प्रमुख माना जाता है। ठीक है। बाढ़ से, अभी आपको बताएं कि बार बार मोहनजोदाड़ो के में प्रमाण मिलते हैं कि बार बार जो है रास्ता, नदी रास्ता बदल देती थी। ठीक है, जो कोसी नदी का एग्जाम्पल दिए थे आपको। भूकंप और आर्थिक या व्यापारिक गिरावट में मेसोपोटामिया से व्यापार कम हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ और लोग बोले अब चलो गांव। ठीक है। यहां से कहानी फंड एग्जाम के लिए शुरू होती है, तो जरा ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए। स्थल हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो स्थल है उसमें से क्या क्या हमें मिला है? समाधान, बुरिया सिस्टम है जो, ठीक है, संघ का बना बैल, और इसमें से जो जो मार्क कर रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अन्नागार और स्वास्तिक। ठीक है, तांबे की पैमाना और उर्वरता की देवी, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, उर्वरता की देवी, ये साक्ष्य कहां पे मिला है? हड़प्पा काल में। ठीक है, पहला हड़प्पा काल हो गया। चलिए, दूसरा है, टोटल 7 या 8 होंगे, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में आपको सिर्फ याद रखना है इसका, ये सवाल ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब बाकी इसमें पढ़ लेना, पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही दिया जाएगा, पर मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड याद रखना ग्रेट बात के बारे में। ठीक है। तीसरा है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में सबसे ज्यादा जो है वो आप याद रखना कि साजो सज्जा के जो सामान थे, लिपस्टिक, कंघा वगैरह, ये सारी चीजें यहां से मिली हैं। और इसके साथ साथ में पहियों वाली गाड़ी का इस्तेमाल जो हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये दो चीज चनहुदड़ो में याद रखना। कालीबंगा में, कालीबंगा से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि अग्निकुंड जो है, वो अग्निकुंड कहां मिला है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहां है? राजस्थान नहीं, हरियाणा। ठीक है, अब ये 3 हो गए। ये है लोथल। लोथल किस लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए। ठीक है, लोथल किस लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए। सुरकोटडा, सुरकोटडा में घोड़ों की अस्थियां, जिसके वजह से आर्यों का कंपेरिजन किया जाता था कि आर्य की वजह से सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। घोड़ों की अस्थियां, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनावली में, बनावली में आपको मिट्टी के खिलौने सबसे ज्यादा बनावली में मिले हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लें। हड़प्पा में उर्वरता की देवी और प्लांट सिटी था। ठीक है, प्लांट सिटी जो था वो हड़प्पा काल के लिए इंपॉर्टेंट था, हड़प्पा काल से पूछेगा। अन्नागार और स्वास्तिक, ये दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से पूछ देगा कि जो ग्रेट बात है उसका साक्ष्य कहां से मिलता है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी सिटी थी मोहनजोदाड़ो, पर
क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने एक सवाल भी पूछा था, उसका जवाब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, वो क्षेत्र कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट किए थे। चलिए चंद उदाहरणों से बताएं कि पहियों की गाड़ी और साजो सज्जा के जो सामान थे, कॉस्मेटिक्स वगैरह, वो यहां से मिले थे चंद उदाहरणों से। कालीबंगा से अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं हैं वो मिली थी। लोथल से लोथल बंदरगाह के लिए फेमस था। सुरकोटड़ा जो है वो घोड़े की अस्थियां मिली है वहां से। बनावली में मिट्टी के खिलौने बहुतायत में मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा, अब ये दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट ये जो चल रहा है, उस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। यही दो चीज से ज्यादातर सवाल आता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम के लिए यही सब इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी जगह से कौन सा साक्ष्य मिला। ठीक है, अब इसकी खोज और खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में जानिए। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, रावी। और कब इसका खोज हुआ, 1921। इसके खोज किसने किए, दयाराम सहनी ने। ठीक है, ये अभी कहां पे है, पाकिस्तान वाले एरिया में है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये कहां पे है, सिंधु नदी के किनारे ही 1922 में खोज हुआ। राखल दास बनर्जी किए, और ये भी सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, चंदहुडो कहां पे है, सिंधु नदी के पास में, 1935 में हुआ। वो इसका खोज किया अर्नेस्ट मेके, और ये सिंध प्रांत में। इसका पीडीएफ तो आपको देंगे, एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो खुद से लिख लीजिए और कहीं पे साइड में चिपका दीजिए, जहां पे आप सोते हो या तो जहां पे आप पढ़ते हो। ठीक है, बार बार एक आध बार रिकॉल कीजिए, 7-8 जगह है इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, बस उसी पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये घग्गर नदी के पास है, 1961 में हुआ है। बीबी लाल एवं बीके थापर इसके खोज, वो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ये, हाँ, बीबी लाल एवं बीके थापर। ये कहां पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कोटदीजी कहां पे है, सिंधु नदी पे है, और ये 1955 में ही खोज हुआ इसका। और फजल अहमद खां, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, अब बारी आई रंगपुर की, ये भादर नदी के पास में है, 1954। एस आर राव, ये कहां पे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। रोपड़ सतलज नदी के पास में है, 1953। और यज्ञदत्त शर्मा, ये कहां पे है, पंजाब के रोपड़ जिला में। ठीक है, अब तो सबको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो लास्ट है लोथल नदी, आलमगी। ठीक है, तो लोथल कहां पे, भोगवा नदी के पास में, 1955। इसका भी खोज भी एस.आर. राव ने किया। ये कहां पे है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, आलमगीरपुर, ये कहां पे है, हिंडन नदी के पास में, 1958। यज्ञदत्त शर्मा, ये कहां पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, सुतकांगडोर, ये कहां होगा, ये तो आपको हम बताए थे कि सुतकांगडोर कहां पे है। ये वेस्टर्न घाट का सबसे आखिरी छोर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1927 में आर्ले स्टाइन खोज किया। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है, जो कि हम आपको बताए थे कि ईरान वाला जो एरिया पड़ जाता है वो क्षेत्र है। ठीक है, बनावली, ये सरस्वती नदी के पास में है। RS बिस्ट इसकी खोज किए थे 1973 से 1974 तक, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, और लास्ट है धोलावीरा 1967 से 1968 तक जेपी जोशी इसके खोज करता थे, और ये गुजरात का कच्छ जिला में था।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये आउटलाइन मैप है, ये आपको डिनोट करके मुझे बताना है कि इसकी आपका टास्क है कि कौन सा क्षेत्र, जैसे कि गुजरात में कितने हुए, राजस्थान में कौन सा है, ठीक है, लोथल यहाँ पे खंभात की खाड़ी पे है, ठीक है, ये एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। पंजाब में कौन सा है, हरियाणा में कौन सा है, राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का आखिरी छोर कौन सा है, ये आप एक पेपर निकाल के और उसका प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, ठीक है। जिसको इतिहास में बोलते हैं कि थोड़ा सा पकाऊ होता है, वो ये कालखंड समाप्त हुआ। अब आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, मजा तो अभी भी आ रहा होगा। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को आप फिर, जैसे क्या है ना कि हड़प्पा काल और ताम्र पाषाण और पाषाण काल, इन चीजों पे वेब सीरीज मूवीज वगैरह बनी नहीं है। तो अब क्या कि वैदिक काल ये सब चीजें पढ़ोगे तो बचपन में कभी कभार आप रामानंद का सीरियल या कुछ ऐसी चीजें देख ली होंगे, तो लगेगा अरे यार ये तो फिर हम खुद को ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे वहां की चीजों से, ठीक है। अब के कालखंड में मौर्य काल जब हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि महाराजा ने मुठाई निकाली तलवार और कहाँ तक शासन करके आए, पूरे के पूरा भारत का बोलबाला था। सारा तो अपना ही इलाका है, अभी तो किसी न किसी दिन वापस तो आ ही जाएगा फिर, है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास होगा वो होगा हमारा वैदिक काल पे, और उसके बाद के कालखंड लगातार जारी रहेंगे, ठीक है। आपसे जो बीच बीच में सवाल पूछे उसका जवाब जरूर दीजिए।